अच्छा जनाब, कल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे एंड वी शैल कंटिन्यू विद दैट। कल हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, आवाज आ रही है जी? सबको आ रही है? ओके, मौजम को नहीं आ रही, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने कल फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग कमेंट्री है। एक इदारा ऑपरेट करना शुरू करता है एक छोटे पैमाने पे और वो ग्रो करना शुरू करता है आहिस्ता आहिस्ता। व्हेन एन एंटिटी इज अ स्मॉल एंटिटी, जब एक इदारा छोटा होता है तो उस वक्त वो इदारा एक एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर के लेवल पे ऑपरेट कर रहा होता है और एक एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर काफी होता है उसको चलाने के लिए। As organization starts growing in size, as entity starts growing in size, entrepreneurial structure becomes inefficient and it needs a more sophisticated structure. It needs a better structure, like if we say it needs what we call as a functional structure. उसको फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर चाहिए होता है अपनी ऑपरेशंस को, अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करने का, अपने कामों को मैनेज करने का, अपनी अपनी एक्टिविटीज को चलाने का। लेट्स इमेजिन कि एंटिटी इज स्टिल ग्रोइंग, इदारा और ग्रो कर रहा है, एंटिटी इज इट इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, मजीद ग्रो कर रहा है इदारा, और अब वो फंक्शनल स्ट्रक्चर के काबू में भी नहीं आएगा। एन एंटिटी ग्रोज टू सच एन एक्सटेंड कि अब वो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट करना शुरू कर दिया है उसने, और दे हैव स्टार्टेड ऑफरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है, तो लार्ज कंपनीज जो होती हैं दे फाइंड इट अनरूली। अनरूली से मुराद है अनयूजुअल। अनरूली का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट यूजुअल, समथिंग दैट इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस। ठीक है, इसे हम इसलिए अनरूली की टर्म यूज करते हैं। So they find it unruly, disruptive, disordered, ठीक है, as one large unit under a functional organizational structure। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए अपने आप को फंक्शनल स्ट्रक्चर के तौर पे ऑपरेट करना, क्योंकि शेयर साइज, जब साइज बड़ा होता है इदारे का, तो मैनेजर्स के लिए तमाम ऑपरेशंस को ओवरसी करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए इदारे क्या करते हैं, डिवीजन्स बना देते हैं। एंटिटीज व्हाट दे डू इज दे मेक डिवीजन्स। इसी मोस्ट लार्ज कंपनीज जैसे नेस्ले है, यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, जॉनसन एंड जॉनसन है, जो बड़े बड़े इदारे हैं, ये सारे डिवीजन्स पे ऑपरेट करते हैं। डिवीजन्स चार किस्म की होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। डिवीजन्स की चार टाइप्स होती है। एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन, एक होती है कस्टमर बेस्ड डिवीजन, ठीक है, एक होती है जियोग्राफिकल डिवीजन, और एक होती है प्रोसेस बेस्ड डिवीजन। तो डिवीजन्स जो है चार किस्म की होती हैं। द मोस्ट कॉमन डिवीजन्स आर प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन एंड जियोग्राफिकल डिवीजन, ये ज्यादा कॉमन है। कस्टमर बेस्ड डिवीजन और प्रोसेस बेस्ड डिवीजन जो है दे आर लेस कॉमन, ये इतनी कॉमन नहीं है। डिवीजन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेस्ले की मिसाल ले लें। इधर नेस्ले का बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, यहाँ नेस्ले का सीईओ है, और अब नेस्ले ने मुख्तलिफ डिवीजन्स बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल नेस्ले की एक डिवीजन है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की, नेस्ले की एक डिवीजन है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की, नेस्ले की एक डिवीजन है बेबी फूड्स की, फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह नेस्ले की एक और डिवीजन हो सकती है, दे माइट हैव अनदर डिवीजन, फॉर एग्जांपल नेस्ले हैज अनदर डिवीजन, इसकी एक और डिवीजन है नेस्ले की, व्हिच इज लेट्स से बेवरेजेस, पीने वाली चीज है बेवरेजेस, ठीक है। नेस्ले की तीन मेन डिवीजन है, ठीक है। हाँ, थैंक यू मौसम, बेवरेजेस। हाँ, किटकैट, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये डिवीजन के अंदर आएंगे ना। अब मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर चॉकलेट्स आएंगी, इसके अंदर मिल्क पैक आएगा, योगर्ट आएगा। बेबी फूड्स के अंदर नीडो आएगा, लैक्टोजन आएगा, ठीक है। बेबी फूड्स के अंदर सेरेलैक आएगा। इसी तरह बेवरेजेस के अंदर पानी आएगा, बेवरेजेस के अंदर जूसेस आएंगे, जूस आएंगे, सारे एनर्जी ड्रिंक्स आएंगे अगर इनके हैं कोई, किसी। तो अब फिर हर डिवीजन के अपने अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे।
हर डिवीजन के अपने अपने फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड डेयरी की अपनी मार्केटिंग है, अपनी एचआर है, अपनी फाइनेंस है, अपनी प्रोडक्शन है। इसी इसी तरह हर डिवीजन जो है उसके सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने होंगे। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट डिवीजन बी, इसकी अपनी एचआर है, इसकी अपनी मार्केटिंग है, इसकी अपनी फाइनेंस है, ठीक है। इनके सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट जो हैं वो अपने अपने हैं, दे हैव देयर रिस्पेक्टिव फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। इसी तो बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर, बड़े बड़े इदारों में पाया जाता है। और डिविजनल स्ट्रक्चर जो है इसमें डिवीजन को हम एसबीयू भी कहते हैं। डिवीजन के लिए हम एक और नाम यूज करते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयू कहते हैं इसको, हम एसबीयू कहते हैं। आ रही है? कैन यू हियर मी? सर मेरे एंड से तो बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब बेहतर। चल, सो डिवीजन जो होती हैं दे आर नोन एज मेरी, प्लीज रिप्लाई इफ यू कैन हेयर मी। ओके, थैंक यू। तो जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे मेरा ख्याल है वो शाख शाख बार बार हमारे नेट को काट रही है,
so that's why we are being disconnected quite quickly. Okay, so हाँ जी, मैं डायग्राम शो करवाता हूँ बेटा. Let me show you the diagram. So this is divisional structure. और डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप एक्टिविटीज को ऑटोनोमस बॉडीज की शक्ल में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, जैसे और कुछ फंक्शन जो है, जैसे यहाँ देखें इस डायग्राम में, ये डिवीजन ए है मिल्क एंड डेयरी की, डिवीजन बी है, दिस इज डिवीजन सी, और कुछ फंक्शंस जो है वो हेड ऑफिस से अपने पास रखे हुए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, आईटी का. There are some functions that are retained at the head office level and there are some functions that are bifurcated at the lower level. तो कुछ फंक्शन हेड ऑफिस ने रिटेन किए हुए हैं, कुछ फंक्शन हेड ऑफिस ने नीचे वालों को बाइफरकेट किए हुए हैं. दैट इज हाउ अ डिविजनल स्ट्रक्चर वर्क्स. ठीक है, इस तरह एक डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है. ठीक है, डिविजन्स आर बेसिकली ऑटोनोमस बॉडीज. ऑटोनोमस मींस इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं. और डिविजन्स को हम चार शेप्स में डिफाइन करते हैं. चार तरह की डिविजन्स होती हैं: प्रोडक्ट बेस्ड डिविजन्स, customer based division, process based division and geographical divisions. So there are 4 different types of divisions found in organization. We'll go through them one by one. First of all is we are going to talk about product based division. So product based divisions जो होती हैं, इसमें एक इदारा क्या करता है, जैसे मैंने अभी जो ये आपके सामने जो मैंने डिविजनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन. ये प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन है. These divisions are product based divisions. Product based divisions में firms क्या करती हैं, अपनी product lines की base के ऊपर, product lines की base के ऊपर divisions को define कर देती हैं. जैसे General Motors के पास 4 product based divisions हैं. They have 4 different types of divisions. इनके अंदर जो इनकी पहली division है, the first division, that is what you can say Buick. The second division is Cadillac. The third division is Chevrolet. And the fourth division is GMC. तो इनके पास 4 डिवीजन है बेसिकली. मेनली दे हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन. ठीक है, और ये चारों डिवीजन जो हैं इनके अपने अपने मार्केटिंग है, अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग है, इनके अपने अपने ऑपरेशंस हैं, इनके अपने अपने हाँ, लेकिन अगेन देयर माइट बी सम फंक्शंस दैट आर डिफरेंट. देयर आर सम फंक्शंस दैट आर डिफरेंट एट व्हाट यू कैन से व्हिच आर एट द हेडक्वार्टर्स लेवल. तो कुछ फंक्शंस इनके जो हैं वो लोअर लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे डिवाइडेड हैं अंडर ईच डिवीजन, और कुछ फंक्शंस जो हैं वो इनके हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर एग्जैक्ट जो है वो एस्टैब्लिश है ना. वो ये BMW कंपनी ही अलग है, ये GM की नहीं है. BMW इज एन एंटायरली डिफरेंट कंपनी. ये है बर्नल मोटर वर्क्स. ठीक है, ये एक मुख्तलिफ कंपनी. GM के पास ये 4 प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन है. GMC ट्रक्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल. कैडिलैक जो है ये भी ट्रक्स बनाते हैं. शिवरले की जो है ये स्टेट कार्स होती हैं. हर डिवीजन की अपनी R&D है, हर डिवीजन की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है. ठीक है ना. BMW इज नॉट अ GM प्रोडक्ट लाइन. BMW GM का प्रोडक्ट लाइन नहीं है. इसकी डाउन साइड ये होती है कि जब आप एक्टिविटीज को डुप्लीकेट करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है. दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना. देखें ना, जैसे अभी आपने देखा, जैसे इस केस में देखें, दिस पर्टिकुलर डिवीजन हैज सेपरेट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स. सिमिलरली दिस डिवीजन हैज सेपरेट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स. ठीक है ना. तो जब आप मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर फंक्शंस को चलाएंगे तो उससे डुप्लीकेशन बढ़ जाएगी. इससे इसकी जो डुप्लीकेशन है वो बढ़ जाती है. And that is for the reason for which this structure is not a cost effective structure. This is one of the reason कि ये structure जो है ये cost effective structure नहीं है. This is a cost ineffective structure. इस structure की जो cost effectiveness है वो इतनी नहीं है. यही एक main वजह है. And then we have customer based division. Customer divisions जो होती हैं इसके अंदर आप customer की base के ऊपर divide कर देते हैं अपनी market को. You divide the whole market on the basis of the customers. ठीक है, आप कस्टमर की बेस के ऊपर पूरी मार्केट को डिवाइड कर देते हैं. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल जॉनसन एंड जॉनसन जो है इनके पास डिफरेंट कस्टमर बेस्ड डिवीजन्स हैं. इनके पास 4 मुख्तलिफ किस्म की कस्टमर बेस्ड डिवीजन्स हैं. इनके पास कंज्यूमर बिजनेस है जिसमें ये पर्सनल केयर और हाइजीन प्रोडक्ट्स बेचते हैं जनरल पब्लिक को, कंज्यूमर्स को. फार्मास्यूटिकल्स हैं, दे हैव फार्मास्यूटिकल्स. और इनके जो फार्मास्यूटिकल्स जो हैं
ये फार्मेसीज के लिए हैं, तो इनकी एक जो कस्टमर बेस है वो फार्मेसीज हैं। इनके पास प्रोफेशनल बिजनेसेस हैं, और प्रोफेशनल बिजनेसेस में इनके पास जो मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनके कस्टमर्स अलग हैं, दे हैव सेपरेट कस्टमर्स, ठीक है। So there are different divisions. ये customer based divisions कहलाती हैं. It is not a very common way to divide the market. It is quite a rare way to divide the market. इसमें इतनी कोई commonalities नहीं होती. ये थोड़ा सा rare होता है. It is a bit rare. ठीक. Process based divisions जो है ये भी rare होती हैं. एक इदारे का एक process जब बहुत extensive होता है, जिसमें several steps involved होते हैं, हाँ एग्जैक्टली पूरी की पूरी कस्टमर क्लास ही डिफरेंट है, बिल्कुल पूरी की पूरी आपकी कस्टमर क्लास ही मुख्तलिफ है, और उस डिफरेंट कस्टमर क्लास के लिए आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कस्टमर क्लास के लिए आपके पास पूरी की पूरी प्रोडक्ट लाइन ही डिफरेंट है। सो यू हैव डिफरेंट कस्टमर क्लासेस एंड यू हैव डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस फॉर डिफरेंट कस्टमर क्लासेस। एक तो पूरी प्रोडक्ट क्लास मुख्तलिफ है उसके बेस पे। अच्छा यहाँ पे देखें प्रोडक्ट डिवीजन्स के अंदर कस्टमर क्लास डिफरेंट नहीं है, प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट लाइंस डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल वो कस्टमर जो शिवरले परचेज करने में इंटरेस्टेड है वही कस्टमर जीएमसी पर भी परचेज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे देखें वो कस्टमर जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट परचेज करेगा वो कस्टमर डेफिनेटली हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज नहीं करेगा, ठीक है ना, आई बात समझ। तो कस्टमर क्लास का डिफरेंट होना, और ये तो फैक्ट है कि डिफरेंट कस्टमर क्लास के लिए क्या हाल है शबान, डिफरेंट कस्टमर क्लासेस के लिए आपके पास डिफरेंट इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट लाइंस होती है। आपके पास डिफरेंट कस्टमर क्लासेस के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस होती है, ठीक है। प्रोसेस बेस्ड डिवीजन में जब एक बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है, व्हेन देयर इज अ वेरी एक्सटेंसिव प्रोसेस जिसके अंदर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर कंपनीज प्रोसेस बेस्ड डिवीजन बना देती हैं। जैसे एग्जांपल देता है बो वाटर थंडर बे की, ये बड़ी एक रेयर एग्जांपल है, पता नहीं कहां से एग्जांपल इन्होंने उठा ली है। एक कंपनी है जो दरख्तों को प्लांट करने से लेकर न्यूज प्रिंट और पल्प बनाती है, कागज बनाती है। अब ये बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस है। तो पहला स्टेप क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस में, हार्वेस्टिंग एंड स्ट्रिपिंग ऑफ द ट्रीज, ये पहला प्रोसेस है। फिर दूसरा प्रोसेस क्या है, कटिंग द ट्रीज एंड केमिकली प्रोसेसिंग इट टू कन्वर्ट इट इनटू पल्प, तो पल्प में कन्वर्ट करना दूसरा प्रोसेस है अपनी मिल के अंदर। और तीसरा प्रोसेस क्या है, उस पल्प को फिर कागज में कन्वर्ट करना ही तीसरा प्रोसेस। So 90% is sold to other manufacturers. Remaining 10% is further processed into newspaper print. तो इनके पास तीन डिवीजन हैं, ट्री कटिंग, केमिकल प्रोसेसिंग एंड फिर हाँ यस बिल्कुल ये चाय की इंडस्ट्रीज के अंदर भी चाय के बागात अगर अपने हैं कंपनी के, तो चाय के बागात से लेकर आगे फर्दर प्रोसेसेस तक, ठीक है, उनके ये डिफरेंट प्रोसेस डिवीजन एग्जिस्ट करेंगे। दे विल हैव डिफरेंट प्रोसेस डिवीजन्स राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम चाय के बागात और वहां से ऑनवर्ड उनकी प्रोसेस बेस्ड डिवीजन्स होंगे। नेक्स्ट वी हैव ज्योग्राफिकल डिवीजन्स, जी बिल्कुल बिल्कुल होते हैं ऐसे ही है। नेक्स्ट वी हैव ज्योग्राफिकल डिवीजन। ज्योग्राफिकल डिवीजन में कंपनी डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स में ऑपरेट करती है। इन ज्योग्राफिकल डिवीजन्स फर्म ऑपरेट इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स, एक इदारा जो है वो डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स में ऑपरेट करता है व्हेन दे ऑपरेट एट ज्योग्राफिकल डिवीजन लेवल। ज्योग्राफिकल रीजन्स के अंदर ज्योग्राफिकल डिवीजन में जैसे एग्जांपल देते हैं एडिडास की, तो एडिडास क्या वो कहते हैं कि उनके पास 8 डिफरेंट ज्योग्राफिकल डिवीजन्स हैं, 8 डिफरेंट रीजन्स हैं एंड ईच रिपोर्ट डिफरेंटली। जैसे मल्टा एग्जैक्टली एमएनसीज के पास, जैसे मैंने आपको बताया कि एमएनसीज के पास प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन भी होती हैं और ज्योग्राफिकल डिवीजन भी होती हैं। एमएनसी दोनों लेवल्स पे ऑपरेट करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के पास दोनों किस्म की डिवीजन्स पाई जाती हैं और ये दोनों लेवल्स पे ऑपरेट करती हैं। इनके पास ज्योग्राफिकल डिवीजन्स भी होती हैं और इनके पास प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन्स भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो दीज आर 4 डिफरेंट डिवीजन। समिंग इट अप, इसको सम अप करते हैं। प्लस भी हैं माइनसेस भी हैं डिवीजनल स्ट्रक्चर के। एक साइड पे डिवीजनल स्ट्रक्चर का बेनिफिट ये है कि डिवीजनल स्ट्रक्चर कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट वेरी क्विकली। डिवीजनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जी बिल्कुल ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिजनेस होता है। यस, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो ज्योग्राफिकल डिवीजन्स पे काम कर सकते हैं। यू आर राइट। डिवीजनल स्ट्रक्चर्स के अंदर एक बेनिफिट ये है कि फर्म्स कैन वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। फर्म एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है जी। इसका नुकसान ये है
कि फंक्शंस आर डुप्लीकेटेड अक्रॉस यूनिट्स, इससे कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज वेरी हाई। ठीक है। और एक और नुकसान ये है, इन सम कंपनीज इट इज फाउंड दैट यूनिट से मुराद है बिजनेस यूनिट, एसबीयू डिवीजन, यहाँ से यूनिट मीन डिवीजन, यूनिट्स टेंड टू फोकस ऑन देयर ओन नीड्स एंड गोल्स एट एक्सपेंस ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। चूंकि ये जो डिवीजन हैं ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं, तो बेवरेजेस की जो डिवीजन है इसके लिए अपने गोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसे कहते हैं सेल्फ सेंटर्डनेस, इसे कहते हैं सेल्फ सेंटर्डनेस। तो बेवरेजेस के लिए अपने गोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बेवरेजेस जो है वो अपने गोल्स के ऊपर ज्यादा काम करेगी रादर देन फोकसिंग ऑन द कलेक्टिव। इसीलिए डिविजनल स्ट्रक्चर में चैलेंज ये होता है, इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर द की चैलेंजेस, अगर अभी ऊपर पढ़ें तो डिविजनल स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है, ये टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग ऑपरेशंस टू अचीव ओवरऑल कंपनी गोल्स। तो ये चैलेंज होता है डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर कि आप किस तरह से ओवरऑल कंपनी गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रक्चरिंग करेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू स्ट्रक्चर टू अचीव ओवरऑल गोल्स ऑफ द कंपनी, इसके अंदर ये बड़ा क्रिटिकल चैलेंज होता है, इसके अंदर ये एक चैलेंज होता है कि आप किस तरह से स्ट्रक्चरिंग करते हैं ओवरऑल गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक, ये एग्जांपल है सिर्फ रीडिंग के लिए, यूनिलीवर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, सिर्फ पढ़ना है इसको। यूनिलीवर क्या करता है अपने स्ट्रक्चर के साथ प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए, ठीक है, हाउ दे कैन प्ले विद देयर स्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन। यूनिलीवर एक ऐसा इदारा है दैट मेंटेन सच अ स्ट्रक्चर व्हिच एड्रेसेस कॉर्पोरेट नीड्स इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग प्रोडक्ट टाइप्स। As a leading consumer goods firm, Unilever has an organizational structure that suitably support diversified global operation and adapt to changes in the consumer goods industry and global market. तो इनकी adaptability बहुत high है. This indicates कि Unilever has a product divisional structure, product type divisional structure है, ठीक है। और इसके अंदर product type divisions के अंदर Unilever के पास कौन कौन से products हैं? Personal care है, food है, home care है, refreshment है, ठीक है। फिर इनके पास ज्योग्राफिक डिवीजन्स भी हैं, एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप, ये इसकी ज्योग्राफिक डिवीजन्स हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ पढ़ लें एक दफ़ा, दैट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कमेंट्री है सिर्फ, ये इट्स ऑल कमेंट्री। लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बेसिकली इज अ मल्टीपल कमांड बेस्ड स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है ये इवॉल्व हुआ था डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंदर, जहां पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते थे एरोस्पेस कंपनी के डिफरेंट कस्टमर्स की तरफ से। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक कस्टमर है, गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे लिए एक खास फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करो। एक एयर कंपनीज हैं, एयर ट्रेवल इंडस्ट्रीज हैं। क्या हाल है? ग्रेट ग्रेट, चलो नो प्रॉब्लम, आई एम गुड, आप कैसे हैं? ठीक, इंशाल्लाह सर, श्योर श्योर, थैंक यू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो एक तरफ डिफरेंट कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट एक कस्टमर है, इसी तरह आर्मी एक कस्टमर है, आर्मी कह रही है हमारे लिए स्पेशल फाइटर जेट्स बनाओ। इसी तरह एक एयरलाइन कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कतर एयरवेज है, इत्तेहाद एयरवेज है, वो कह रही है हमारे लिए भी जहाज बनाए। सो दे हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ कस्टमर्स, दे हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। और उन कस्टमर्स के अंदर हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब होता क्या था, व्हेन दे वर्कड ऑन अ टिपिकल फंक्शनल स्ट्रक्चर, जब वो टिपिकल फंक्शनल स्ट्रक्चर पे काम करते थे तो प्रॉब्लम ये आती थी कि नो सिंगल इंडिविजुअल इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। कोई सिंगल इंडिविजुअल जो है वो पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नहीं लेता था, ठीक है ना, क्योंकि हर फंक्शनल मैनेजर अपना अपना काम कर रहा है। हर फंक्शनल मैनेजर जब अपना अपना काम कर रहा है तो नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो इन्होंने फिर क्या किया, चैलेंज ये होता था, फिर चैलेंज वाज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड विद इन बजट। However, traditional functional structure within the construction and aerospace companies meant that no one was responsible for the project as a whole, ठीक है। So matrix structure को फिर मुतारिफ करवाया गया। Matrix structure is a dual command structure। अगर आप फिलहाल फॉर एग्जांपल ये
प्रोजेक्ट मैनेजर वाला एरिया माइनस कर दें, इसको अगर आप माइनस कर दें तो आप गौर फरमाएं तो फिर सिंपल फंक्शनल स्ट्रक्चर ही है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, डिजाइन डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर सीईओ है, यहाँ पे सीईओ होगा, देयर इज गोइंग टू बी द सीईओ, ठीक है, यहाँ पे सीईओ एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली दैट इज अ सिंपल फंक्शनल स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फंक्शनल स्ट्रक्चर को हॉरिजॉन्टल कमांड सिस्टम के साथ ओवरले कर दिया। तो बेसिकली मेट्रिक स्ट्रक्चर इज अ डुअल कमांड स्ट्रक्चर where vertical chain of command is overlaid by horizontal chain of command। मेट्रिक स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप डुअल कमांड सिस्टम पैदा करते हैं। और डुअल कमांड सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप वर्टिकल चेन ऑफ कमांड को ओवरले कर देते हैं हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कमांड के साथ। वर्टिकल चेन ऑफ कमांड को हम ओवरले कर देते हैं हॉरिजॉन्टल चेन, इसलिए हम इसे कहते हैं मल्टीपल कमांड सिस्टम। बट मल्टीपल कमांड सिस्टम नॉट ओनली मींस कि आपने मल्टीपल कमांड स्ट्रक्चर बना दिया है, बल्कि आपको रिलेटेड और सपोर्ट मैकेनिज्म भी चाहिए, ऐसा कल्चर भी चाहिए, ऐसे बिहेवियर्स भी चाहिए जो उस कमांड सिस्टम को सपोर्ट कर सके। दिस इज नॉट द केस ओनली कि आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स वर अपॉइंटेड विद ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर ए जो है ये अपने प्रोजेक्ट के सारे फंक्शंस की जिम्मेदारी उठा रहा है। ये प्रोडक्शन भी देख रहा है, ये देख रहा है क्वालिटी को भी, ये देख रहा है डिजाइन को भी, ये देख रहा है एचआर को भी, अकाउंट्स को भी, फाइनेंस को भी। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर बी जो है ये अपने सारे के सारे प्रोडक्ट के फंक्शंस को ओवरसी कर रहा है और मेक श्योर कर रहा है कि सारे फंक्शन वेल कोऑर्डिनेटेड हैं ताकि इसका प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर हो। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने फंक्शनल मैनेजर्स को उनकी जगह पे रहने दिया, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, और हमने क्या किया, हमने प्रोजेक्ट मैनेजर्स हायर कर लिए। इन दिस वे डुअल कमांड स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। इन अ डुअल कमांड स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल वर्टिकल कमांड सिस्टम इज ओवरलेड बाय हॉरिजॉन्टल कमांड स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर टेंडर मैनेजर, एग्जैक्टली बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है ना बेसिकली डिफरेंट फंक्शनल मैनेजर्स के साथ, ही इज कोऑर्डिनेटिंग विद डिफरेंट फंक्शनल मैनेजर्स। तो हमने एक फंक्शनल स्ट्रक्चर को ओवरले कर दिया एक हॉरिजॉन्टल। अब ये जितना आसान देखने में लग रहा है ये इतना आसान है नहीं, ये जितना आसान देखने में लग रहा है ये इतना आसान है नहीं। ये पैराग्राफ रिपीट हुआ है, रेपिटेशन है यहाँ पे पैराग्राफ में, यहाँ से इसको एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, ये ऊपर डिफाइन कर दिया हमने। सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इस डुअल, अब ये देखें यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट काम कर रहा है जिसकी असल जिम्मेदारी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर को रिपोर्ट करना है, लेकिन नाउ ही इज आल्सो रिस्पांसिबल टू प्रोजेक्ट मैनेजर बी। अब होगा क्या, प्रोजेक्ट मैनेजर बी से कहेगा कि कोई क्वालिटी टेस्ट ना करो या क्वालिटी का कोई काम स्पीडीली कर दो ताकि मैं टाइम पे डिलीवर कर सकूं अपना टास्क। जबकि क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर कहेगा कि नहीं, सारे का सारा काम पूरा करना है, क्वालिटी के सारे कंट्रोल अप्लाई करने हैं। जिससे क्या होगा, ये क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट जो है he will be caught in he will be confined in what we say conflict, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, ये बेचारा फंस जाएगा क्वालिटी कंट्रोल और प्रोजेक्ट मैनेजर बी के दरमियान, ठीक है, एग्जैक्टली एसओपी और डिमांड में क्लैशेस आ जाएंगे, वेरी राइट, ठीक है ना। जिसकी वजह से एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैट्रिक स्ट्रक्चर फेल हो चुका है। दिस इज वन ऑफ द प्राइम रीजन फॉर विच दिस स्ट्रक्चर हैज फेल्ड थॉरोली। Project manager might want to skip some testing, but the quality control department won't want to do that. Both can put the employee under some pressure. However, matrix structure allow the employee to ask the two managers to discuss the problem by themselves and to plan what they are going to do. तो वो कहते हैं कि ओपनली से आपस में डिस्कस कर लें, ठीक है, और आपस में डिस्कस करके इस मसले का हल खुद ही निकाल लें। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बेसिकली कामयाब होता है जब आप कम्युनिकेशन को एनकरेज करते हैं एंड व्हेन यू फोकस मोर ऑन गेटिंग द जॉब डन रादर फोकसिंग ऑन डिफेंडिंग योर ओन पोजीशन। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में आपको फिर अपने बिहेवियर्स को ओपन करना पड़ता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर फिर आपको अपने बिहेवियर्स को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ता है। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो होता है ये बेसिकली काम को पूरा करवाने में इंटरेस्टेड आप होते हैं। योर फोकस इज शुड बी गेटिंग द टास्क डन रादर देन फोकसिंग ऑन
जस्ट डिफेंडिंग योर ओन पोजीशन। अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की बजाय अगर आपका फोकस काम पे होगा तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है ये बेहतर काम करेगा। लेकिन अगर आपका जो फोकस है वो सिर्फ अपनी पोजीशन को डिफेंड करने पे होगा तो ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ठीक है, यस यस इट डज मैटर क्योंकि नाउ ही इज रिपोर्टिंग टू बोथ, ही इज रिपोर्टिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजर बी एज वेल एज ही इज रिपोर्टिंग टू द फंक्शनल मैनेजर, तो ही इज रिपोर्टिंग टू बोथ एक्चुअली। ठीक है, एंड व्हेन ही इज रिपोर्टिंग टू बोथ तो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे और यहाँ पे आएगा ना, तो ये बेचारा ऐसी चीज है ना बीच में रगड़े जाना, तो ये बेचारा ऐसे बीच में रगड़ा जाएगा। आ रही बात समझ? इसलिए तो कहा जा रहा है कि एक ओपन कल्चर पैदा करें ना, ताकि ये और ये क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर भी ये आपस में ओपनली डिस्कस कर लें ना, ओपनली डिस्कस कर लें आपस में अपने इश्यूज को, ताकि क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट पे प्रेशर कम से कम हो। ही मस्ट नॉट बी प्रेशराइज्ड। अगर ये ओपन में डिस्कस नहीं करेंगे अपने इश्यूज को तो फिर ये प्रेशराइज रहेगा, ही विल बी इन कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम। ठीक है, मैट्रिक्स से सवाल पेपर में आ चुका है 5 मार्क्स का, मैट्रिक्स में सवाल पेपर में 5 नंबर का आ चुका है। ठीक है, कंपनीज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज करती हैं कैसे? A large company will have a divisional manager responsible for geographical market or a particular product and for the profitability of the market or the product. And in addition, functional managers at the head office are responsible for the major function across the entire entity. खैर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एग्जांपल है, इस एग्जांपल को स्किप ही कर दें। इससे बेहतर एग्जांपल ये यूनिवर्सिटी की है कि एक तरफ यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास ट्रेडिशनल कमांड बेस्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एचओडीज हैं, हेड ऑफ फैकल्टी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और फिर उसके साथ साथ आपने कोर्स बेस्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी स्टार्ट कर दी। और कोर्स बेस्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर इंडिविजुअल लेक्चर जो है वो फिर एक कोर्स के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो देख रहे हैं। तो इसके अंदर फिर एक कमांड डुअल कमांड बेस्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा। खैर यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल को जरा बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर रही है, आगे एक स्टारबक्स की एग्जाम्पल भी दे रहा है। स्टारबक्स के अंदर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होता है which is a hybrid mixture of different features from basic types of the structure. स्टारबक्स के अंदर बेसिकली वो कहता है कि कंपनीज की मेन फीचर्स हैं हायरार्की, ज्योग्राफिकल डिवीजन, प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन, और ये एक हाइब्रिड शक्ल में, अगेन ये भी सिर्फ कमेंट्री है, इट इज ओनली कमेंट्री। स्टारबक्स यार एक बहुत मशहूर, आपको स्टारबक्स का पाकिस्तान में नहीं है एक्चुअली इसलिए नहीं पता आपको, चले अमेरिका जाके पिक्चर शेयर करूंगा आपके साथ। स्टारबक्स एक दुनिया की बहुत रिनाउंड कॉफी चेन है, दुनिया की सबसे महंगी कॉफी चेन। आप अंदाजा लगा लें कि अगर पाकिस्तान में स्टारबक्स ओपन हो तो इसका जो कप ऑफ कॉफी है इट विल कॉस्ट लाइक 1200 रुपीज पर कप। ग्लोरिया जीन्स, जैमिन जावा, इनका जो, हाँ ये स्टारबक्स, हाँ ये भी एक कंट्रोवर्सी थी, बल्कि वो सुना था स्टारबक्स ने उसके ऊपर शायद केस भी किया था, तो इट वाज अ कंट्रोवर्सी। एनी हाउ, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो बेसिकली फोकस करती हैं आपके खैर ये स्टारबक्स का भी केस सिर्फ देख लें, इसको पढ़ लें एक दफ़ा, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस मादूम हैं, काफ़ी वीक हैं। ठीक है, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है मैट्रिक्स पे, लेट मी शो यू। इसके ऊपर मैं एक मीटिंग में हूँ, जस्ट 10 मिनट्स, ठीक है, मैं अगर आपको नहीं श्योर इसके ऊपर, हाँ बोलो ओके। इसके ऊपर ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, लेट मी शो यू द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पढ़ लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास पेपर में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का क्वेश्चन एक तो अभी रिसेंटली आया था, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी था, और एक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी आया था मार्च 2015 में, तो 2 दफा सवाल आ चुका है इसका। ये रिसेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 19 में आया था, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी था, इट वाज इन सितंबर 2019। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी। ओके,
केस है, ये केस बेहतर तौर पे एक्सप्लेन करने का। केस पढ़े, इत्तेहाद ई मार्केटर्स is a software house that develop and sells e-marketing products. It has three divisions, namely SMS, email, and social media marketing products. Okay? It maintains 5% market share in the domestic market and aims to grow its share. IEM has a strong workforce of 15 highly technical individuals. It follows a divisional structure where the decisions are made by the manager responsible for the respective products, who are fairly democratic in their approach. IEM value effective teamwork and above all believe in the investing in its people to upgrade their skills. To further improve the sales, in addition of hiring salesperson reporting to product managers, IEM trains its technical staff so they can also promote sales when servicing the clients. Also, it asks all the employees to report to newly appointed head of sales too. Briefly explain the organizational structure IEM is following now. 1 mark. कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है अभी ये फॉलो कर रही है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब एक तरफ सेल्स मैनेजर्स हैं और एक तरफ फंक्शनल मैनेजर्स हैं। एक तरफ अब सेल्स मैनेजर हैं जो कि न्यूली हायर किए हैं, ठीक है, और एक तरफ फंक्शनल मैनेजर्स हैं, ठीक है। और अब अगेन टू ड्रॉबैक्स, अगेन वही ड्रॉबैक्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। डुअल कमांड सिस्टम की वजह से कम्युनिकेशन डिस्टॉर्टेड हो जाती है, कम्युनिकेशन चैनल्स अफेक्ट होते हैं। So dual command system से communication channels affect हो सकते हैं. So these are the main drawbacks. So, so this was the question in September 19. मार्च 2015 में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था पेपर में। सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के सेलिएंट फीचर्स बताने थे। दैट वाज द वेरी बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एग्जामिनर आस्क्ड के व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बेसिकली कहते हैं डुअल कमांड स्ट्रक्चर को, वेयर द फोकस इज ऑन डुअल कमांड सिस्टम, जहाँ पे फोकस जो है वो डुअल कमांड सिस्टम पे होता है, ठीक है। और डुअल कमांड सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को टैकल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्टारबक्स का केस पढ़ लीजिएगा, जिसे हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे स्टारबक्स के केस। टाइम काफ़ी हो गया, मेरा ख्याल है आज की डिबेट काफ़ी है इतनी। कल हम स्टारबक्स को देखें, कल हम इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ेंगे हाउ कंपनीज गेट द जॉब डन। इसमें दो चीज़ें, स्पेशलाइजेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। विल टॉक अबाउट इट, देन विल डिस्कस स्पैन ऑफ कंट्रोल। हाँ यस, नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर सेल्स जो है ये अकाउंटेंट का एक ऑक्सिलरी फंक्शन होता है। यू आर राइट, सेल्स जो है इनको हम एक ऑक्सिलरी फंक्शन के तौर पर डेवलप करते हैं फॉर एन अकाउंटेंट। यस इंडीड इट इज। सो लेट्स कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह, ठीक है। काफ़ी आज के लिए मेरा ख्याल है, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और कल हम इसको फर्दर लेके चलेंगे। जी जी प्लीज़ मौसम, प्लीज़ पूछिए। जी जी मौसम पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम मौसम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे, जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसमें हमने कस्टमर डिवीजन को भी पढ़ा है, तो उसके अंदर ये पूछना था कि जो नीश कस्टमर, हमने नीश मार्केट के बारे में पढ़ा हुआ थोड़ा सा पीछे, तो नीश मार्केट जो कस्टमर है, क्या वो इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा जो हमने पढ़े हैं कस्टमर डिवीजन को? हाँ देखो, नीश अगर तो आप सिर्फ नीश मार्केटिंग कर रहे हैं ना, जो हमने स्ट्रेटजी में पढ़ा था, तो इट मीन्स दैट यू ओनली हैव वन सेगमेंट टू टारगेट। लेकिन अगर आप मल्टीपल कस्टमर बेसिस को टारगेट कर रहे हैं जिसमें से एक नीश है, तो फिर आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिविजनल स्ट्रक्चर होगा और आपकी जो स्ट्रेटजी है वो नीश मार्केटिंग होगी। वो स्ट्रेटजी थी, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर में फर्क होता है, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेटजी सर थी एक और और ये क्वेश्चन। स्ट्रक्चर। हाँ जी, ठीक है सर, वो एक क्वेश्चन ये था कि जो भी आपने बताया हमें क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के बारे में,
कि हाँ अब जी, उसको ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसमें 2 जगह पर उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो सर बिल्कुल इसमें ऐसा जो ही। कॉन्फ्लिक्ट आएगा वो कैसे, जी वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे सर आएगा कि नहीं कि वो 2 जगह पर रिपोर्ट कर रहा है, अगर क्वालिटी हमने स्टैंडर्ड रखी हुई है, तो जहाँ मर्ज़ी रिपोर्ट करे वो, तो वो चीज़ तो सेम नहीं रहेगी, वो क्या किस नहीं चीज़ का नहीं, कॉन्फ्लिक्ट आता है सर? देखो कॉन्फ्लिक्ट इस चीज का आएगा ना, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर जो है बी, इसकी इसकी प्रोजेक्ट डिलीवरी डेडलाइन करीब आ रही है, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर बी जो है वो इस क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट को फोर्स करता है कि इसके प्रोजेक्ट के कोई एक दो टेस्ट जो हैं, वो कहता है कि बड़े माइनर टेस्ट हैं, स्किप कर भी दो तो फर्क कोई नहीं पड़ता, चलो स्किप कर दो। लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है उसने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं अपने डिपार्टमेंट में, ये इसका डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसने सख्त स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर, और वो कहते हैं नहीं जी कोई टेस्ट स्किप नहीं होगा, सारे टेस्ट होंगे, चाहे प्रोडक्ट लेट होता है तो हो जाए, इसे गर्ज नहीं है प्रोडक्ट लेट होने से, इसे गर्ज नहीं है प्रोडक्ट मैनेजर बी को गर्ज नहीं है क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स पूरे ना होने से, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ओके सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जी सर, बहुत नो, मेहरबानी। नो प्रॉब्लम। ओके जी, खुदा हाफिज, खुश रहें, आबाद रहें।